Hello students, today we will discuss objective of fund flow statement. आज हम कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य अंडरस्टूड करेंगे। देखिए, कोष प्रवाह विवरण ये जानने के लिए तैयार किया जाता है कि कार्यशील पूंजी वर्ष में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई और किन किन साधनों में प्रयुक्त हुए। इस प्रकार कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के क्या कारण हैं, इस विवरण का प्रमुख उद्देश्य है कार्यशील पूंजी के स्रोत एवं साधनों की जानकारी प्राप्त करना होता है। ये वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक है। इसके द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था का वित्तीय विश्लेषण किया जाता है। इससे पता लगता है कि विभिन्न कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई, संस्था में कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि के क्या कारण हैं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। कोष प्रवाह विवरण इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जो हमें लाभानी खाते या आर्थिक चिट्ठी से प्राप्त नहीं हो सकती। इनफैक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक तकनीक है। 2 वर्षों के चिट्ठों को देखने से वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तन तो स्पष्ट होते हैं, लेकिन उनसे वर्ष के बीच परिवर्तनों की जानकारी हमें नहीं मिल पाती। कोष प्रवाह विवरण संस्था के प्रबंध, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। इसके प्रयोग देखेंगे हम। जैसे फर्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण के लिए प्रयोग। किसी संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का कोष प्रवाह विवरण एक एनालिसिस रिप्रेजेंट करता है, जिससे इनमें हुए परिवर्तनों के कारण जाने जा सकते हैं। इसका प्रयोग फ्यूचर प्लानिंग के लिए होता है, भावी नियोजन के लिए। कोष प्रवाह विवरण से प्रीवियस ईयर के कार्यशील पूंजी के साधन तथा उपयोग के साधन की जानकारी अचीव होती है, जिसके बेस पर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं और भविष्य में भी नियोजन किया जा सकता है। इसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर भावी नीति निर्धारित की जा सकती है, जिससे भविष्य में कार्यशील पूंजी की कंडीशन ना बने। इसके अलावा हेल्पफुल इन लोन टेकिंग, ऋण प्राप्ति में फंड फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी हेल्पफुल है। यदि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से हम लोन लेना चाहें तो ये संस्थाएं फंड फ्लो स्टेटमेंट की डिमांड करती हैं, जिससे ये जान सकें कि ऋण लेने वाली संस्था ऋण को समय पर रिटर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार ये ऋण प्राप्त करने में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। आर्थिक चिट्ठा तथा लाभानी खाते से तुलना में कोष प्रवाह विवरण बहुत सहायक होता है। नेट प्रॉफिट तथा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तुलना की जा सकती है एवं कार्यशील पूंजी की विभिन्न मदों की हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा ये भावी समस्याओं का पूर्वानुमान करने में काफ़ी हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर के फंड फ्लो स्टेटमेंट के अध्ययन से भविष्य में आने वाली समस्याओं का पूर्वाभास हो सकता है, जिसके लिए समय से हम पहले ही व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि पूंजीगत व्यय कितनी मात्रा में की जाए, उधार की क्या पॉलिसी अपनाएं, स्टॉक में कितना विनियोग करें। तो इससे क्या होता है, हमें भावी बजट बनाने में हेल्प मिलती है।
ये हमें भावी बजट बनाने के लिए काफ़ी सहायक होता है। इसके अलावा ये अदर पार्टीज़ के लिए भी हेल्पफुल होता है। अदर पार्टी में जैसे कंपनी के शेयर होल्डर हुए या भावी विनियोक्ता हुए, तो इनको कंपनी के वित्तीय परिवर्तनों की पूरी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वे लाभांश, ऋण पत्रों के शोधन और या ऋण की वापसी के संबंध में कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, उसको जान सकते हैं। देखिए, इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। वैसे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे इसे दीर्घकालीन संपत्तियों एवं दायित्वों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण पॉसिबल नहीं होता। ये केवल अतीत का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो भविष्य का सही अनुमान लगाने में सहायक नहीं हो सकता। इससे रोकड़ परिवर्तन तथा रोकड़ की कमी के कारण स्पष्ट नहीं हो पाते। ये चिट्ठे तथा लावानी खाते का स्थापन नहीं है, बल्कि उसका पूरक होता है। ये संस्था के प्रतिदिन के परिवर्तनों की जानकारी भी नहीं देता है। अब देखिए, इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट किसी अवधि के बीच कार्यशील पूंजी के साधन एवं प्रयोग को दिखाने वाला स्टेटमेंट है। इसलिए ये जानकारी आवश्यक है कि उस अवधि के स्टार्टिंग में और लास्ट में कार्यशील पूंजी कितनी थी। इसके लिए अवधि के स्टार्टिंग का और उस पीरियड के लास्ट का हमें चिट्ठा कोष प्रवाह बनाने के लिए आवश्यक है। आर्थिक चिट्ठा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। इसलिए 2 क्रमिक वर्षों के अंत में बनाए गए चिट्ठों के आधार पर फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा वर्ष का आय विवरण तथा दीर्घकालीन संपत्तियों एवं दीर्घकालीन दायित्वों में हुए परिवर्तनों के कारणों की भी जानकारी आवश्यक है। इसके लिए हम 2 विवरण बनाते हैं। पहला बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कि हमारी कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों की एक लिस्ट तैयार करते हैं। फिर बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की जो अनुसूची है उसमें क्या क्या लेते हैं। तो क्या करते हैं, इस अनुसूची में 2 आर्थिक चिट्ठों में दी गई चालू संपत्ति और चालू दायित्वों का विवरण दिया जाता है तथा कार्यशील पूंजी की मात्रा अवधि के प्रारंभ तथा अंत में दिखाई जाती है। विभिन्न मदों का कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी में कितना योगदान रहा, ये भी क्लियर किया जाता है। इसके साथ में इसमें चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्व भी शो किए जाते हैं। संपत्तियां जो 12 महीने के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर जिनको हम रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, वो हमारी करंट असेट्स होती हैं, चालू संपत्ति होती हैं, जिसमें हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड, मतलब कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और जो तैयार माल है उसका स्टॉक, सन्डी डेप्टर, बिल रिसिपेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसमें विविध देनदारों को शामिल करते हैं, प्राप्य बिल को शामिल करते हैं, पूर्व दायित्वों को शामिल करते हैं, नकद रोकड़ को शामिल करते हैं, बैंक में रोकड़ को शामिल करते हैं, जो अल्पकालीन विनियोग होते हैं, मतलब जिनको 1 वर्ष के अंदर 1 वर्ष के आधार पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो इन सभी को हम शामिल करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान हमें 12 माह में करना होगा, मतलब जिनको 1 वर्ष के अंदर भुगतान करना होगा, तो वो भी हम सब इंक्लूड करते हैं। जैसे सन्डी क्रेडिटर, मतलब लेनदार, बिल पे बिल, दे बिल जिसको कहेंगे, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको हम बैंक अतिविकर्ष कहते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करों के लिए प्रावधान, शॉर्ट टर्म लोन्स, अल्पकालीन ऋण
तो इन सभी करंट लायबिलिटीज़ को हम शामिल करते हैं। चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों का अंतर जो निकल के आएगा वही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। इसके अलावा इसमें अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हो तो उसको हम देनदारों में से घटाएंगे या चालू संपत्तियों में से उसको घटा देना चाहिए। फिर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि के कारण स्पष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक सोर्सेस ऑफ फंड, कोषों के क्या क्या स्रोत हैं, और यूजेस ऑफ फंड, कोषों के क्या क्या हमने प्रयोग किए। तो सोर्सेस ऑफ फंड में ये देखा जाएगा कि किन किन स्रोतों से आय प्राप्त हुई, जिसमें हम इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इनकम, फंड फ्रॉम ऑपरेशन को शामिल करते हैं। जैसे अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, दीर्घकालीन ऋण, स्थायी संपत्तियों की बिक्री, विनियोगों की बिक्री, गैर व्यापारिक आय, संचालन कोष आदि। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं। और फिर यूजेस ऑफ फंड में क्या होता है, वर्ष में कार्यशील पूंजी हमने किन किन साधनों पर खर्च की, वे कोषों के प्रयोग होते हैं। किसी दीर्घकालीन दायित्व में परिवर्तन के कारण कार्यशील पूंजी में कमी हुई हो तो वे कोष के प्रयोग कहलाते हैं, जिसमें हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन आदि को शामिल करते हैं। तो इस जो कोष के प्रयोग हैं उसमें हम लाभांश का भुगतान, पूर्व अधिकारी अंशों का शोधन, ऋण पत्रों का शोधन, ऋण का भुगतान, स्थायी संपत्तियों का क्रय, विनियोगों का क्रय, संचालन हानि में जो हमने कोष खोया है उसको हम शामिल करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।